हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे ही, पर उसके अलावा ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो पूरी तरह से सेफ हैं और हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर एक स्कीम के बारे में हम डिटेल एनालिसिस और उनमें हमें क्या रिटर्न मिलेगा, आने वाले पार्ट्स में हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम्स कॉमन मिल जाती हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आपको NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और MIS मंथली इनकम स्कीम अलग से देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट टाइप्स आपने थंबनेल और पिछले स्लाइड में देखे हैं, उन सभी में कैसे इन्वेस्ट करना है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसका डिस्कशन हमने पार्ट 1 में किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में कॉमन ऑप्शन PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का डिटेल्ड एनालिसिस इस सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। जितना एनालिसिस हमने इस वीडियो में आपके लिए किया है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो शेयर करके ये नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा सकते हैं। अभी हम सबसे पहले आपको PPF की परिभाषा बताते हैं। PPF भारत की केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक बचत योजना है। PPF आकर्षक रिटर्न के साथ सुरक्षित कर कटौती योग्य निवेश है जिस पर टैक्स से पूरी तरह छूट है। अब जानते हैं PPF खाता आप खोल कहां सकते हैं। आप PPF खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर खोल सकते हैं, कुछ निजी क्षेत्र के बैंक में जाकर खोल सकते हैं, प्रधान डाकघर यानी हेड पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप यह खाता खोल सकते हैं। बैंक की लिस्ट दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। वीडियो पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जिससे आपको आगे भी सुविधा होगी। अब देखिए इसमें निवेश करने के क्या क्या लाभ हैं। पहली बात तो यह है कि दोस्तों यह एक दीर्घकालिक बचत योजना है, यानी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। दूसरा ये कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है। तीसरा, इसमें गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है। चौथा, यह पूरी तरह से एक सुरक्षित निवेश है। और पांचवा फायदा इसमें कर लाभ का है, यानी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। अब हम जानते हैं दोस्तों PPF खाता खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है वह अपने लिए PPF खाता खोल सकता है। व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जिसका वह अभिभावक है उसकी ओर से भी PPF खाता खोल सकता है। नाबालिग जो है वो अभी जब बालिग हो जाएंगे तो अपने खाते का संचालन स्वयं करेंगे। किसी भी व्यक्ति के नाम पर डाकघर या बैंक में केवल एक ही PPF खाता हो सकता है। आप PPF का जॉइंट खाता नहीं खोल सकते हैं दोस्तों। GPF यानी सामान्य भविष्य निधि या फिर EPF कर्मचारी भविष्य निधि रखने वाला व्यक्ति भी PPF खाता खोल सकता है। अब हम जानेंगे NRI अनिवासी भारतीय के मामले में PPF खाता जो है उसमें क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी अब हम आपको देते हैं। NRI नया PPF खाता नहीं खोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन यदि PPF खाता रखने वाला कोई जो निवासी है, भारतीय निवासी है, वह NRI बन जाता है तो वह निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुन सकता है। पहला, वह गैर प्रत्यावर्तन यानी नॉन रिपाट्रिएशन बेसिस पर मैच्योरिटी तक खाता रख सकता है। मैच्योरिटी के बाद उसे किसी भी एक्सटेंशन की अनुमति नहीं होगी। दूसरा ये शर्त है कि वह कुछ शर्तों के अधीन अपने खाते को समय से पहले बंद करवा सकता है। अब आते हैं HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में। 13 मई 2005 से दोस्तों HUF सदस्य PPF खाता नहीं खोल सकते हैं, लेकिन 13 मई 2005 से पहले खोला गया खाता परिपक्वता तक यानी मैच्योरिटी तक जारी रखा जा सकता है और 13 मई 2005 के बाद खाते का एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि PPF में कौन से आयकर लाभ यानी टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसमें पहले जानेंगे पुरानी कर प्रणाली यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा राशि जो है आयकर की धारा 80 के तहत कटौती के लिए पात्र होती है। अर्जित ब्याज और निकासी पूरी तरह से कर मुक्त है। परिपक्वता राशि कर मुक्त रहती है। इसमें संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स से छूट मिलती है दोस्तों। अब न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, पर उसके अलावा बाकी सभी लाभ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अर्जित ब्याज और निकासी पूरी तरह से कर मुक्त रहेगी। परिपक्वता राशि यानी मेच्योरिटी अमाउंट कर मुक्त रहेगा और संपत्ति कर से भी आपको छूट मिलेगी। अब हम डिपॉजिट यानी कितना जमा कैसे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसमें आपको न्यूनतम जमा 500 रुपए हर फाइनेंशियल ईयर में करना ही होता है और अधिकतम जमा 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, स्वयं का खाता और नाबालिग का खाता जिसका वो अभिभावक है दोनों को एक साथ लिया जाएगा। जमा राशि दोस्तों 50 रुपए के गुणक में होनी चाहिए। आप पैसे एक बार में भी जमा कर सकते हैं और किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। किसी माह या वित्तीय वर्ष में किस्तों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, ये वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी हो सकते हैं।
अब हम जानेंगे कि पीपीएफ में पैसा जमा करने का सबसे अच्छा समय क्या है। सबसे पहले समझिए कि पीपीएफ जमा के लिए वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधारणा का पालन किया जाता है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा की गई राशि पर वित्तीय वर्ष के अंत में जमा की गई राशि से अधिक ब्याज मिलता है। अगर आप सालाना जमा करने की योजना बना रहे हैं तो आप 1 से 5 अप्रैल तक अपने पैसे पीपीएफ में जमा कर दीजिए, इससे आपको अधिक फायदा मिलेगा। अगर आप मासिक जमा करने की योजना बना रहे हैं तो हर महीने की 1 से 5 तारीख तक आप अपने पैसे जमा कर दीजिए। यदि आप तिमाही पैसे जमा करने की योजना बना रहे हैं तो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की 1 से 5 तारीख तक पैसे जमा कर दीजिए। अगर आप अर्धवार्षिक पैसे जमा करने की योजना बना रहे हैं तो आप अप्रैल और अक्टूबर की 1 से 5 तारीख तक पैसे जमा कर सकते हैं। देखा आपने दोस्तों, पीपीएफ में 1 से 5 तारीख का कितना महत्व है। इसी तरह आपके 1 लाइक का भी बड़ा महत्व है हमारे वीडियो में। अभी थोड़ा सा कष्ट करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। अब वीडियो में वापस आते हैं और जानते हैं कि यदि आपका खाता निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाता है तो क्या करें। पहले तो जान लीजिए कि ये खाता इनएक्टिव होता क्यों है। यदि आप किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं तो पीपीएफ खाता आपका निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाएगा। अब आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50 रुपये जुर्माना देकर खाते को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ आपको न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये भी जमा करनी होगी। अब आपको मैं कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपका खाता 2 साल से इनएक्टिव है तो आपको यहाँ पर जुर्माना 50 रुपये गुणा 2 साल यानी 100 रुपये प्लस 2 साल की न्यूनतम राशि 500 गुणा 2 यानी 1000 रुपये, जिसका टोटल निकल कर आएगा 1100 रुपये जमा करने होंगे, जिससे आपका खाता एक्टिव हो जाएगा। अब जानते हैं कि आप एक्टिव करने के मूड में नहीं हैं तो क्या होगा। आपके खाते पर परिपक्वता यानी मेच्योरिटी तक समय समय पर योजना पर लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आप इनएक्टिव अकाउंट पर लोन या पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि यदि आपका खाता इनएक्टिव हो जाता है तो आप मेच्योरिटी के बाद जब तक इनएक्टिव खाते को बंद नहीं करवा देते हैं तब तक आपको दूसरा पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में की जाती है। मासिक ब्याज की गणना 5वें दिन और महीने के अंत के बीच के खाते के सबसे कम शेष पर की जाती है। अब ब्याज दर के बारे में आप जान लीजिए। वर्तमान में जो वार्षिक ब्याज दर है वह 7.10% है। वार्षिक ब्याज दर निश्चित नहीं होती है, यह समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से तिमाही आधार पर इस योजना के लिए ब्याज दर की घोषणा की गई है। ध्यान दीजिए, इससे पहले यह वार्षिक आधार पर हुआ करती थी। अब हम पीपीएफ में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। पीपीएफ अकाउंट सालाना कंपाउंड होता है। वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने अर्जित ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च को खाते में जमा किया जाता है। परिपक्वता अवधि की बात करें तो यह 15 फुल फाइनेंशियल ईयर होती है। आप 15 वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं। पीपीएफ खाते को परिपक्वता अवधि के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो एक्सटेंशन है आप डिपॉजिट के साथ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट के बिना भी कर सकते हैं। अगर आपको यह एक्सटेंशन करना है दोस्तों तो आपको यह मैच्योरिटी डेट के 1 साल पहले ही करना होगा। अब हम पहले यह जानेंगे कि अगर आप बिना डिपॉजिट के एक्सटेंशन चाहते हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी। खाताधारक हर वित्तीय वर्ष में निकासी जारी रख सकता है। हर वित्तीय वर्ष में 1 निकासी की अनुमति होती है। निकासी राशि की कोई सीमा नहीं है। खाते में बची हुई राशि पर ब्याज पीपीएफ ब्याज दर पर तब तक मिलता रहेगा जब तक कि इसे पूरी तरह से निकाल न लिया जाए। अब ये बात ध्यान से सुनिए कि अगर एक बार आप बिना डिपॉजिट के एक्सटेंशन चुन लेते हैं तो आप खाते को डिपॉजिट के साथ नहीं बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करने वाले हैं तो हम वीडियो को स्किप करके सीधा आगे आ जाएं। हमें इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप जानेंगे तो आप किसी जरूरतमंद को यह समझा सकेंगे और ऐसे ही नॉलेज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए इसी जानकारी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे यदि आप डिपॉजिट अमाउंट के साथ एक्सटेंशन करते हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी। एक्सटेंशन पीरियड जो है 5 फाइनेंशियल ईयर के ब्लॉक में होता है हमेशा। इसमें ब्लॉक की कोई भी सीमा नहीं होती है। एक्सटेंशन के दौरान डिपॉजिट लिमिट पीपीएफ खाते के समान ही है। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान हर वित्तीय वर्ष में 1 निकासी की अनुमति है। एक्सटेंडेड 5 वर्ष के ब्लॉक के दौरान कुल निकासी सीमा विस्तार अवधि की शुरुआत में खाते की शेष राशि के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम जानेंगे विड्रॉल के बारे में। खाता खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल की अनुमति होती है। हर वित्तीय वर्ष में केवल 1 निकासी की अनुमति होती है। यदि आपका खाता सक्रिय है तो आप निकासी के पात्र हैं। निष्क्रिय खाते यानी इनएक्टिव अकाउंट में निकासी नहीं हो सकती है। निकासी की सीमा निकासी के वित्तीय वर्ष से ठीक पहले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में या फिर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी कम हो
खाते की शेष राशि का 50% होता है। यदि आपने कोई लोन लिया था तो अनपेड लोन जो है निकासी की राशि से काट लिया जाता है। निकाली गई कोई भी राशि चुकाने योग्य नहीं होती है, यानी आप उसको वापस पीपीएफ में जमा नहीं कर सकते हैं। अब पीछे हमने लोन शब्द सुना था, तो आप पीपीएफ में मिलने वाली अब लोन सुविधा को समझ लीजिए। खाता खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष तक ऋण सुविधा उपलब्ध है। यदि आपका खाता सक्रिय है तो आप ऋण के लिए पात्र हैं। निष्क्रिय खाते ऋण के लिए पात्र नहीं होते हैं। एलिजिबल लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अप्लाई किए गए वर्ष से ठीक पहले, जैसे मान लीजिए कि आप तीसरे वित्तीय वर्ष में लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का 25% आपको मिल जाता है। जिस महीने में लोन स्वीकृत किया गया है उसके अगले महीने के पहले दिन से 3 साल के भीतर प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपको रिपे करना होता है। मूल राशि यानी प्रिंसिपल लोन का पुनर्भुगतान लमसम या अधिकतम 36 मासिक किस्तों में किया जा सकता है। एक बार जब मूल राशि पूरी तरह से चुका दी जाती है तो ऋण ब्याज आपको मासिक किस्तों के भीतर चुकाना होता है। जब आपके पास पहले से ही कर्ज है या फिर लोन है तो उसे पूरी तरह से अगर चुकाया नहीं गया है तो आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। आप एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही लोन ले सकते हैं। भले ही आपने अपना जो मौजूदा लोन है उसे चुका दिया हो, तब भी आप दूसरा लोन एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। आप कुछ जेन्युइन रीजंस में ही मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाता बंद करवा सकते हैं, जैसे आपको या फिर आपके जीवन साथी, आश्रित बच्चों या माता पिता को कोई जानलेवा बीमारी का चिकित्सा उपचार करवाना हो। इसके लिए आपको उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी से सहायक दस्तावेज और चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आपकी या आपके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आप प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। इसके लिए आपको भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश के दस्तावेज और शुल्क बिल प्रस्तुत करने होंगे। तीसरा, यदि आपकी कोई निवास स्थिति बदलती है, यानी कि अगर आप किसी दूसरे देश के स्थायी निवासी या नागरिक बन जाते हैं तो इसके लिए आपको पासपोर्ट और वीजा या फिर आयकर रिटर्न की एक प्रति प्रस्तुत करनी होती है। यह समय पूर्व बंद करने की अनुमति केवल उन खातों के लिए है जिन्होंने उस वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वित्तीय वर्ष पूरे कर लिए हों जिसमें खाता खोला गया था। अच्छा, इसका मतलब यह होता है कि खाता खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से ही समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति मिलती है। पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने पर जुर्माना भी लगता है दोस्तों। यह एक नुकसान है। यदि आप खाता समय से पहले बंद करते हैं तो ब्याज की गणना खाता खोलने की तारीख से समय पर योजना पर लागू ब्याज दर से 1% कम की जाएगी। यदि किसी तिमाही के लिए ब्याज दर 8.5% है तो उस तिमाही के लिए केवल 7.5% ही ब्याज आपको मिलेगा। अब हम जानेंगे कि क्या पीपीएफ में भी नॉमिनेशन होता है। तो दोस्तों हाँ, पीपीएफ योजना के तहत भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है। खाताधारक अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। नाबालिग की ओर से खोले गए खाते पर नामांकन नहीं किया जा सकता है। खाताधारक किसी ट्रस्ट को अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित नहीं कर सकता है। खाताधारक द्वारा किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है या नए नामांकन द्वारा बदला जा सकता है। यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो खाताधारक नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता तक, यानी जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता है, 18 साल का नहीं हो जाता है, उसकी मृत्यु की स्थिति में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। यदि खाताधारक की मृत्यु के समय नामांकन लागू नहीं है तो उसके खाते में जमा राशि का भुगतान मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने नामांकन नहीं किया और पीपीएफ खाताधारक की मौत हो जाती है तो आपको कानूनी दस्तावेज पेश करने होंगे। अब जानते हैं कि क्या पीपीएफ खाता ट्रांसफर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ खाता ट्रांसफर हो सकता है, पर कितने तरीकों से आप नीचे देख पा रहे होंगे। एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक डाकघर से दूसरे डाकघर में, एक बैंक से दूसरे डाकघर में और इसके विपरीत एक डाकघर से दूसरे बैंक में। ध्यान दीजिए कि पीपीएफ अकाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है दोस्तों ये वीडियो हमने आपको पीपीएफ के बारे में डिटेल समझाने के लिए बनाया था। अब हम अगले वीडियो में पीपीएफ में मिल रहे इंटरेस्ट रेट से हम यह कैलकुलेट करेंगे कि आप अपनी कितनी वेल्थ यहाँ पर बना सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यह ज्ञान दूसरे लोगों में भी बांटना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जानेंगे पीपीएफ से आप कितनी वेल्थ बना सकते हैं। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।